Hi friends, welcome back to our YouTube channel Sonitra. Today we are going to discuss EVS MCQs which are very important for competitive exams. Today's first question is, which one of the following pairs of gases are the major cause of greenhouse effect? So friends, first of all understand the greenhouse effect. Greenhouse effect क्या होता है? अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होना, उसे बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। उस टेम्परेचर इंक्रीज होने से क्या होगा? ग्लेशियर्स की आइस मेल्ट हो जाएगी। उसका मेल्ट होने के बाद वाटर समुद्र में जाएगा, समुद्र का लेवल अप हो जाएगा। समुद्र का लेवल अप होगा तो जो आइलैंड कंट्रीज़ है वो सबमर्ज हो जाएंगी। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट से दुनिया के कई सारे देश नक्शे से मिट सकते हैं। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है एनवायरमेंट स्टडीज़ में। सवाल पूछ रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ गैसेज आर द मेजर कॉजेज ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट। इन चार पेयर दे रखे हैं, उनमें से कौन सी जो गैसेस हैं जो मेजर कॉज हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट का। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट की मैं जो लिस्ट है गैसेस की जिनसे हो जाता है या होता है मैं बता देता हूँ। कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है, मीथेन है। ये गैसेस हैं जिनसे CFCs भी हैं, जिनसे आप CFC जो है मैन मेड गैस है जिससे आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। तो ऑप्शंस में हमें पहला ऑप्शन दिख रहा है कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रस ऑक्साइड। अब इस सवाल को सॉल्व करने के लिए हम एलिमिनेशन टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे। जैसे अभी मैंने बताया कि ग्रीन हाउस इफेक्ट CFC से होता है। ऑप्शन डी में CFC दे रखा है लेकिन साथ में SO2 डेट इज सल्फर डाइऑक्साइड दे रखा है। तो सल्फर डाइऑक्साइड से ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होता है, तो ये पेयर हो जाएगा आपका गलत। ऑप्शन सी को हम देखेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड से ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है लेकिन साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड CO से कार्बन मोनोऑक्साइड से ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होता है। तो ऑप्शन सी भी हो जाएगा गलत। नेक्स्ट ऑप्शन बी है। ऑप्शन बी में पहला पेयर है, पहला जो पेयर का गैस है CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड, उससे ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। लेकिन दूसरा जो पेयर में है O3 डेट इज ओजोन, ओजोन से ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होता है। तो ऑप्शन 3 भी एलिमिनेट हो जाएगा। तो बचा क्या हमारे पास? ऑप्शन ए, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रस ऑक्साइड आर द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन 1। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड है इससे होता है हमारा ग्रीन हाउस इफेक्ट। अगले सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑर्गेनिज्म विच फीड ऑन डेड ऑर्गेनिज्म एंड एक्सक्रीट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर नोन एज। ऐसा एनिमल, ऐसा ऑर्गेनिज्म जो डेड ऑर्गेनिज्म, मतलब एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो डेड ऑर्गेनिज्म को कंज्यूम करता है, उसे फीड करता है, उसे क्या बोलते हैं? तो ऑप्शन में ऑप्शन ए डिकम्पोजर्स दे रखा है, बी कंज्यूमर्स दे रखा है, सी प्रोड्यूसर्स दे रखा है और डी कार्निवोर्स दे रखा है। तो आपको पता है कि डिकम्पोजर्स ही होते हैं जो डेड ऑर्गेनिज्म को कंज्यूम करते हैं, डेड ऑर्गेनिज्म को ईट करते हैं, उसका वो जो डेड ऑर्गेनिज्म भोजन होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डिकम्पोजर्स। बाकी आपको पता है कंज्यूमर्स, प्रोड्यूसर्स, कार्निवोर्स, ये डेड ऑर्गेनिज्म से इनका कोई लेना देना नहीं है। तो ऑप्शन 1 जो ऑप्शन ए है डिकम्पोजर्स वो करेक्ट है क्वेश्चन 2 के लिए। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 3, बायोटिक एनवायरमेंट्स इंक्लूड्स। बायोटिक एनवायरमेंट, जैसे बायोटिक का मतलब है लिविंग और अबायोटिक का मतलब नॉन लिविंग। तो बायोटिक एनवायरनमेंट में क्या होगा? तो बायोटिक एनवायरनमेंट में कॉमन सेंस से सोचो, सारी लिविंग चीज़ें आएंगी। तो इनके ऑप्शंस देख लेते हैं सवाल में। ऑप्शन ए है प्रोड्यूसर्स, ऑप्शन बी है कंज्यूमर्स, ऑप्शन सी है डिकम्पोजर्स और डी ऑल ऑफ दी अब। तो अब इसमें आपके प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, डिकम्पोजर्स ऑल आर लिविंग, ऑल आर पार्ट ऑफ बायोटिक एनवायरनमेंट। तो इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट ऑल ऑफ दी अब। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अबायोटिक एनवायरनमेंट डज नॉट इंक्लूड। अभी मैंने जैसे एक्सप्लेन किया, अबायोटिक हो गया नॉन लिविंग। तो अब ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए एयर दे रखा है, बी वाटर दे रखा है, सी सॉइल दे रखा है, डी प्लांट्स दे रखा है। प्लांट्स आर लिविंग, एयर वाटर सॉइल आर नॉन लिविंग। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन में पूछा है अबायोटिक एनवायरनमेंट डज नॉट इंक्लूड, अबायोटिक में आपकी लिविंग थिंग्स नहीं आएंगी। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 5 में पूछा है इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग साउंड ट्रेवल्स फास्ट। चार ऑप्शन दे रखे हैं, सॉलिड, एयर, वाटर, वैक्यूम। इनमें से किस मीडियम में साउंड जो है फास्ट चलेगी, साउंड की जो स्पीड है वो फास्ट ट्रेवल करेगी?
तो साउंड की जो स्पीड है वो डिपेंड करती है कि जो भी मीडियम है उसमें जो पार्टिकल्स हैं वो कितने ज़्यादा कॉम्पैक्टेड है, कितने ज़्यादा क्लोजली पैक्ड है। जैसे सॉलिड में आपके जो पार्टिकल्स होते हैं क्लोजली कनेक्टेड होते हैं, लिक्विड में थोड़ी डिस्टेंस पे होते हैं रिलेटेड टू सॉलिड, गैसेस में और डिस्टेंस पे होते हैं। तो इस ऑप्शन को देखने के बाद आप इजीली गैस कर पाओगे कि सॉलिड, एयर, वाटर। सॉलिड हो गया आपका जिसमें साउंड की स्पीड सबसे ज़्यादा होगी, उसके बाद आपकी एयर में होगी, उसके बाद सॉरी एयर में थर्ड नंबर पर आएगी, पहले वाटर में रहेगी। वाटर इज द लिक्विड, तो पहले सबसे ज़्यादा स्पीड रहती है सॉलिड में, सॉलिड में रहती है। सॉलिड के बाद आता है लिक्विड और लिक्विड के बाद आती है गैस। तो जो साउंड की स्पीड है हाईएस्ट रहेगी सॉलिड में, उसके बाद लिक्विड में और उसके बाद गैस में। वैक्यूम में आप साउंड की स्पीड को 0 मान के चलो, क्योंकि वैक्यूम में कोई पार्टिकल्स नहीं होंगे तो साउंड ट्रेवल नहीं करेगी। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो इस सवाल का करेक्ट आंसर है, आंसर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट सवाल है, द पॉल्यूटेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर ओजोन होल्स इज। ओजोन के डिप्लीशन के लिए कौन सा पॉल्यूटेंट जिम्मेदार है? कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, SO2 भी नहीं है, CO भी नहीं है। करेक्ट आंसर CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ये ही रिस्पॉन्सिबल है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। ओजोन जो लेयर है जो कि हमारे स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है, वहाँ पर CFC जाके अकोमोडेट हो जाती हैं और ओजोन को डिप्लीट करती हैं। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन ट्रीज आर कट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, ऑप्शन ए डिक्रीज, ऑप्शन बी इंक्रीज, ऑप्शन सी बोथ, ऑप्शन डी रिमेन सेम। ट्रीज को जब कट कर दोगे तो ट्रीज ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, तो जब ट्रीज की क्वांटिटी कम हो जाएगी तो जो वो प्रोड्यूस करते हैं उसकी भी क्वांटिटी कम हो जाएगी। तो जब ट्री को कट कर दोगे तो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द प्लांट इवोपरेट्स वाटर। ऑप्शन दे रखे हैं, ए स्टोमेटा, बी फ्रूट, सी ब्रांच, डी रूट। इवोपरेट वाटर प्लांट से होता है थ्रू स्टोमेटा। स्टोमेटा भी जो आपकी लीव्स होती हैं, जो टेरेस्ट्रियल प्लांट होते हैं उसमें जो लीव्स होती हैं, लीव्स की लोअर साइड में स्टोमेटास होते हैं, और जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं उनकी अपर साइड, टॉप साइड में आपके स्टोमेटास होते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर स्टोमेटा है, जिससे कि प्लांट वाटर इवोपरेट होता है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द सब्सटेंस हुज अक्युमुलेशन in pelicans of Lake Michigan led to the formation of thin shells of their eggs। जो लेक है यूएस में मिशिगन, उस मिशिगन लेक में जो पेलिकन्स, ये मैंने इमेज लगाई है, पेलिकन पक्षी है, इसके जो अंडे हैं उनका जो अंडे का जो कवर होता है, जो शेल होता है, वो काफ़ी थिन हो गया। तो इनके जो चूजे हैं उनके सर्वाइवल पर खतरा मंडराने लगा। तो इनमें से कौन से सब्सटेंस के अक्युमुलेशन से ये घटना घटित हुई? तो ऑप्शन दे रखे हैं, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, PAN, DDT, PAC। तो ये जो जो शेल्स थी वो जो थिन हुई वो हुई आपकी DDT की वजह से। DDT की फुल होती है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो ईथेन। ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। आज का आखिरी सवाल है क्वेश्चन नंबर 10, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम इज नॉट क्रिएटेड बाई नॉइज पॉल्यूशन। नॉइज पॉल्यूशन से इनमें से कौन सी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती है? बेसिकली 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए डायरिया, ऑप्शन बी हाइपरटेंशन, ऑप्शन सी डीफनेस, ऑप्शन डी इरिटेशन। तो नॉइज पॉल्यूशन से आप इसे एलिमिनेशन मेथड से करोगे तो इरिटेशन हो सकता है, डीफनेस भी हो सकती है, हाइपरटेंशन हो सकता है। नॉइज पॉल्यूशन से कभी भी डायरिया नहीं होगा, डायरिया होता है दस्त। तो ऑप्शन
A is correct for this question. That's all for today. Thank you.